बहू, हमने तो सबको एक जैसा संस्कार दिया था। किस माता पिता को अपने पूरे परिवार को खुश देखकर खुशी नहीं होती। श्याम बाबू भी उन्हीं में से थे। देख रही हो माँ, ये है हमारी असल संपत्ति। इन्हीं से तो मेरा घर आंगन रोशन रहता है। मुझे नाज है अपने बच्चों पर। आज चॉकलेट के लिए लड़ रहे हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को अपने साथ रखने की होड़ लगेगी, देख लेना। श्याम बाबू अपनी बूढ़ी माँ विमला जी से कहते हैं। विमला जी बोली, सही कह रहे हो बेटा, बस दुख मुझे तुम्हारे सबसे छोटे बेटे के लिए होता है। ना पढ़ाई में अच्छा है, ना शारीरिक क्षमता में। न जाने इसका गुजर बसर कैसे होगा। ऐसा न हो कि कल को भाई बहनों पर बोझ बनकर रह जाए। श्याम बाबू बोले, नहीं माँ, अपने जीते ज़िंदगी इसे भी सक्षम बनाकर जाऊंगा, वरना बच्चे खुद मेहनत नहीं करते हैं और बाद में अपने माता पिता को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। साहिल सबसे छोटा है, भाई बहन उसका ध्यान रखे ना रखें, वो खुद अपना ध्यान कैसे रखेगा इसकी व्यवस्था ज़रूर कर दूंगा, ताकि वो अपनी जीविका चला सके। और श्याम बाबू ने उसके लिए छोटा सा व्यवसाय शुरू करवा दिया। श्याम बाबू का बड़ा बेटा राजेश अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके उसी शहर में अपना काम कर रहा था। दूसरा बेटा रवि इंजीनियरिंग ख़त्म करके बेंगलोर में नौकरी करने गया। तीसरे नंबर पर उनकी लाडली बेटी शालिनी थी, जिसके लिए उन्होंने एक अच्छा लड़का देख रखा था, क्योंकि भाइयों ने कहा था पहले बहन की शादी हो जाए, बाद में हम अपने बारे में सोचेंगे। दिवाली की छुट्टी में पूरा परिवार इकट्ठा था। माता पिता बहुत खुश थे। रवि बेंगलोर से मिठाई लेकर आया। सब मिल बांटकर खा रहे थे। तभी राजेश अपनी माँ किरण से बोला, माँ, हर दिवाली में आप गुजिया बनाती थीं, उसका स्वाद आज भी याद करता हूँ तो मुँह में पानी आता है। रवि बोला, हाँ माँ, मैं भी वहाँ इडली डोसा खाकर थक गया हूँ। आपके हाथों का खाना खाए हुए बहुत समय हो गया। जब भी किसी के घर से खाने की खुशबू आती थी तो आपके हाथों का खाना याद आता था। विमला जी बोली, बेटा, माँ के हाथों के खाने का स्वाद तो हर इंसान को उम्र भर याद आता है, पर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी चाहत में माता पिता के लिए अपना फ़र्ज़ और उनका किया गया त्याग कहाँ याद रखते हैं। हाँ, जब कभी अच्छा खाना नहीं मिलता तो माँ के हाथों का खाना याद आता है। राजेश थोड़ा गर्म मिजाज का था। वो बोला, दादी, आप क्यों माँ को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं? मानता हूँ आप सास हैं, पर अब माँ के सास बनने के दिन आए हैं। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी श्याम बाबू आए और शालिनी की शादी का कार्ड सबको दिखाया। शालिनी की शादी की तैयारी में सब जुटे थे। रवि बोला, माँ, शालिनी को जितने की ज़रूरत हो उतना ही सामान दो, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो दे देना। शालिनी सुनकर बोली, रवि भैया, आश्चर्य होता है, आप दोनों कमाते हैं, अपने पैसे तो खर्च नहीं कर रहे हैं। कम से कम मम्मी पापा को मेरे लिए खर्च करने से मना मत करो। अच्छा हुआ आपने अभी तक शादी नहीं की, वरना आपके साथ साथ आपकी बीवी भी मुझे कुछ नहीं देने देती। तभी राजेश आया और बोला, शालिनी, रवि तुमसे बड़ा है, ऐसा नहीं कहते, और तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें तो आ गई हैं, फिर हर चीज़ तुम दो दो क्यों ले रही हो? शालिनी हंसकर बोली, भैया, अभी तो मैं ससुराल में रहूँगी, जब अपने पति के साथ जाऊँगी तो दूसरा सामान वहाँ ले जाऊँगी। साहिल बोला, दीदी, क्या शादी के बाद आपका पति या आपके घर वाले आप पर कुछ खर्च नहीं करेंगे? ये क्या बात हुई? मेरे बारे में भी सोचा करो। यहाँ की तिजोरी पूरी खाली आप लोग ही कर दोगे तो मेरा क्या होगा? शालिनी गुस्से में बोली, माँ, अच्छा हुआ मेरी शादी आपने तय कर दी, वरना जब भाई ऐसे हैं तो सोचो भाभियाँ कैसी होंगी। माँ बोली, अरे ये सब तुम्हें छेड़ रहे हैं बेटा, अभी जितनी हमारी औकात है उस हिसाब से हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया। आगे चलकर अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे, तुम चिंता क्यों करती हो? समय बीता। धूमधाम से शालिनी की शादी हुई और वो विदा हुई। बेटी के विदा होते ही बेटे की शादी की बात चलने लगी और श्याम बाबू ने देरी ना करते हुए राजेश की शादी उसकी पसंद की लड़की दिव्या से कर दी, जो कि राजेश के साथ ही डॉक्टर थी। फिर 6 महीने के अंदर उन दोनों की भी शादी हो गई। धीरे धीरे समय बीता। घर पर सबका आना जाना लगा रहता था। फिर दिवाली का समय आया। किरण बेटे के लिए गुजिया बना रही थी। जब बेटा बहू अस्पताल के लिए निकल रहे थे, किरण बोली, रमेश, तुम्हें तो मेरे हाथों की गुजिया बहुत पसंद थी, खाओगे नहीं? दिव्या बोली, मम्मी जी, ये डॉक्टर हैं, इन्हें भी पता है कि ज़्यादा ऑयली खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वहीं राजेश बोला, माँ, अब मुझे ये सब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती, आप साहिल को खिलाइए, पूरे दिन घर में बैठा रहता है। इतना कहकर वो चले गए।
दिवाली पर रवि घर नहीं आया, अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। माँ को उसकी याद आ रही थी तो श्याम बाबू ने उसे बताया। रवि बोला, पापा मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो माँ के आंचल में बंधा रहूँगा, और ना ही आपके उस निखट्टू बेटे साहिल की तरह। माँ को कहिए अपने जो शौक़ हैं उस पर पूरे करें। किरण ने बेटी दामाद को भी दिवाली पर आने का न्योता दिया। रात में सब आए। किरण ने पूरे परिवार को अपनी तरफ से उपहार दिए। शालिनी बोली, माँ लोग सही कहते हैं, जब बहू आती है तो बेटी पराई हो जाती है। आप बड़ी भाभी को पुश्तैनी हार दे रही हैं और मुझे सोने की चेन। आपके प्यार पर मेरा अधिकार पहले है। भाभी तो पराई घर से आई हैं। किरण बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा बहू भी तो किसी की बेटी होती है और तुम भी किसी घर की बहू हो। वहाँ की पुश्तैनी चीज़ों पर तुम्हारा अधिकार है। हमने या तुम्हारे घर वालों ने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। फिर तुम्हारा व्यवहार ऐसा क्यों हो गया? भाभी भी तो तुम्हारी ही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सास की बातें सुनकर दिव्या को एहसास हुआ कि कभी कभी वो कितने कठोर वचन सास के लिए बोल जाती है। आज सास बेटी को छोड़कर बहू का पक्ष ले रही है। दिव्या आगे बढ़कर बोली, मम्मी जी अगर शालिनी को ये हार पसंद है तो आप उसे दे दीजिए। मैं तो आपके हाथों की बनी गुजिया खाऊंगी। माँ का प्यार सोने चांदी में नहीं बल्कि उसके हाथों के खाने में होता है। आज मैं ये बात समझ गई कि माँ कभी नहीं बदलती, बच्चे ज़रूर बदल जाते हैं। किरण बोली, बहू मैंने तो अपने चारों बच्चों को एक जैसे संस्कार दिए। सच कहा है किसी ने, जब अपने हाथों की पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती तो माँ की कोख से जन्मे हुए सभी बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते हैं। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं होने दूंगी। उसके हिस्से की खुशी मैं उसे पहले ही दे चुकी हूँ। अब इन चीज़ों पर तुम्हारा अधिकार है। शालिनी पहले से नाराज़ थी। अगले दिन जाने समय साहिल बोला, दीदी माँ तो आज तक हम चारों में सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती हैं और आपको ही सबसे ज़्यादा उपहार भी दिए हैं, फिर भी आप दुखी हैं। शालिनी बोली, मेढक के भी जुबान आ गए, करता धरता कुछ नहीं और मुझे चला समझाने। साहिल बोला, मानता हूँ मैं आप लोगों की तरह सफल इंसान नहीं बन पाया, पर अपने मन में इस ख्याल को भी कभी नहीं आने देता कि माँ ने हम चारों में भेदभाव किया है। साहिल की बातें सुनकर विमला जी बोली, देखना बहू, एक दिन तुम्हारा ये नासमझ निखट्टू ध्रुव तारा की तरह चमकेगा। शालिनी चली गई। अगले दिन बेटे बहू को थोड़ी देर से जाना था। किरण उदास मन से अपने बच्चों की चिंता कर रही थी। तभी विमला जी आई और बोली, बहू अब तुम्हारे बच्चे बच्चे नहीं रहे, कब तक उनकी चिंता करोगी? किरण बोली, माँ जी, माँ की कोख एक, पिता के संस्कार एक, फिर हमारे बच्चों की भावनाएं ऐसे कैसे बदल गईं। तभी राजेश और दिव्या प्लेट में गुजिया सजा कर लाए और बोले, माँ आप बचपन के दिनों को याद कीजिए। आप हम चारों के लिए एक जैसे खिलौने लाती थीं, फिर भी शालिनी और रवि उन चारों में बड़ा खिलौना ढूंढते थे। जब आप उस वक्त दुखी नहीं होती थीं तो अब क्यों दुखी होती हैं? विमला जी बोली, बेटा ये बात तुम अभी नहीं समझ पाओगे। बच्चों को एक जैसा माँ प्यार करती है, पिता एक जैसा संस्कार देता है, फिर भी बच्चे माता पिता के प्रेम पर शक करते हैं कि वे किसी एक को ज़्यादा और दूसरे को कम प्यार करते हैं। करीब 2 साल बाद शालिनी माँ बनी तो एहसास हुआ कि एक माँ अपने सभी बच्चों को एक जैसा ही प्यार करती है। कुछ समय बाद रवि की भी शादी हुई। इधर राजेश और दिव्या अपने उज्जवल भविष्य के लिए विदेश चले गए। किरण ने अपनी छोटी बहू को भी पूरा प्यार दिया। कौन इस धरती पर आजीवन रहता है, तो विमला जी भी सारे सुख भोगकर इस दुनिया से चली गईं। कुछ वक्त से श्याम बाबू रवि के साथ रह रहे थे। एक रोज़ रवि को खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगा तो वो नाराज़ होकर बिना खाए चला गया। किरण अपनी मंझली बहू ज्योति से बोली, बहू आज तुम मुझे खाना बनाने दो। माँ के खाने के स्वाद से बच्चों की हर नाराज़गी दूर हो जाती है। ज्योति बोली, अगर माँ के खाने के स्वाद से बच्चे हमेशा खुश रहते तो कभी कोई लड़का शादी ना करता। ये खाने से नाराज़ नहीं बल्कि घर की परेशानी से नाराज़ होकर गए हैं। आपको ये बात समझ में आती है कि आप सबकी मौजूदगी से अब हमारा दम घुटने लगा है। इतना कहकर ज्योति भी वहाँ से चली गई। श्याम बाबू ने सारी बात सुन ली। वो पत्नी से बोले, हमने तो सभी बच्चों को एक जैसे संस्कार दिए थे, फिर इन सब की सोच में इतना अंतर क्यों है? तीनों का दिमाग और शरीर स्वस्थ है, फिर भी इतना आक्रोश। एक साहिल है जो बुद्धि और बल सब में कमज़ोर है, फिर भी वो कितना शांत है। हमने कभी उससे उम्मीद नहीं लगाई। बेचारा किसी तरह अपनी जीविका चला रहा है।
अब उसकी भी शादी करवानी है। किरण बोली, यही सब सोचकर हम रवि के पास आए थे कि अगर साहिल के पास रहेंगे तो उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। कितने रोज़ हो गए साहिल का हालचाल भी नहीं पूछा। यही सोचकर किरण ने फ़ोन लगाया। माँ की आवाज़ सुनकर बेटा बोला, माँ आपका मन उदास लग रहा है। श्याम बाबू बोले, अब हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। बेटा बोला, पहले एक जिम्मेदारी तो निभा लूँ, फिर दूसरी जिम्मेदारी उठा लूँगा। वो बोले, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है? बेटा बोला, माता पिता की जिम्मेदारी निभाया नहीं तो जीवन साथी की जिम्मेदारी उठाने लायक कैसे बनूँगा? आप लोग यहाँ चले आइए, फिर आप जो कहेंगे मैं करूँगा। पिता की आंखें नम थीं। जब उन्होंने साहिल को बताया कि वो घर वापस आना चाहते हैं तो वो बहुत खुश हुआ, और वहीं रवि और ज्योति उनके जाने के नाम पर बहुत खुश हुए। एक बार उन्हें रोका नहीं, बल्कि तुरंत 2 दिन बाद का उनका टिकट करवा दिया और 2 दिन बाद दोनों वापस घर चले गए। बेटा माता पिता को देखकर बहुत खुश था। अपना छोटा सा व्यवसाय अच्छी तरीके से चला रहा था और साथ में बच्चों को संगीत सिखाने का काम शुरू किया। उसे बचपन से पढ़ाई में कम और संगीत में रुचि ज़्यादा थी। ये देखकर माता पिता बहुत खुश हुए। उस रोज़ किरण बोली, सब मेरे बेटे को खोटा सिक्का कहते थे, सच कहा है लोगों ने। कौन सा सिक्का कब ध्रुव तारा की तरह चमक जाए कोई नहीं जानता। कुछ समय बाद साहिल ने अपनी इच्छा जताई कि वो किसी मध्यवर्गीय परिवार की लड़की से विवाह करना चाहता है, जो घर परिवार और माँ बाप को अपना समझकर रहे। ईश्वर ने उसकी इच्छा सुन ली और नेहा जैसी सुलझी हुई लड़की उसे मिली। नेहा के आते ही साहिल की सारी परेशानियां खत्म हो गईं। साहिल अपने माता पिता के साथ खुश रहने लगा। भाई बहन दूर से ही हालचाल पूछते और बड़ा बेटा साल 2 साल में एक आध बार आता। अब श्याम बाबू पत्नी के साथ अपना आखिरी वक्त अपने घर में अपने छोटे बेटे के साथ ही रह गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।